स्वागत दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों बिहार में एक चर्चा बहुत जोरों पर रहती है दोस्तों, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, ठीक है। उसमें एक टर्म का दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा यूज सुनते होइएगा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला जाए, ठीक है। ये करीब करीब पिछले बिहार में दोस्तों 20 सालों चर्चा हो रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों आज चर्चा हम करना चाहेंगे। आखिर बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्या है? अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या बिहार की गरीबी खत्म हो जाएगा, बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, या बिहार को इससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम विशेष राज्य दर्जा के पीछे जो इतिहास दोस्तों उसको हम बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विशेष राज्य की दर्जा के बारे में, ठीक है। दोस्तों भारत में विशेष राज्य दर्जा की इतिहास जो है 1960 या 70 के दशक में शुरू किया गया था, जब 5वें वित्त आयोग दोस्तों महावीर त्यागी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उसी समय दोस्तों विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो महावीर त्यागी ने दोस्तों के संथानम उस समय के सांसद थे, ठीक है। उसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, कि विशेष राज्य की दर्जा के लिए उसके लिए क्या क्या मानक होना चाहिए और विशेष राज्य की दर्जा अगर मिल जाता है किसी राज्य को तो उस राज्य को क्या क्या लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो संस्थानक समिति ने दोस्तों विशेष राज्य दर्जा के लिए टोटल 5 मानक तय किए, ठीक है। जो 5 मानक को जो पूरा करेंगे उसी को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए। संस्थानक कमेटी ने यही रिकमेंडेशन किया, ठीक है। तो 5 मानक कौन कौन है दोस्तों उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। पहला मानक उसने बताया आर्थिक पिछड़ापन, यानी उस राज्य का आर्थिक रूप से काफी पिछड़ापन होना चाहिए। तो पहला मानक उसने ये कहा। दूसरा मानक उसने दिया कि नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी राज्य के पास आय का कोई ज्यादा स्रोत एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस दूसरा क्राइटेरिया उसने ये रखा। और तीसरा क्राइटेरिया उसने रखा कठिन भूभाग, यानी राज्य में खेती करने योग्य जो है भूमि बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, यानी दुर्गम पहाड़ी इलाका होना चाहिए। तीसरा उसने यह रिकमेंडेशन किया। चौथा उसने दोस्तों संस्थानक कमेटी ने कहा कि जनसंख्या घनत्व जो है वह कम होना चाहिए, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पांचवा उन्होंने कहा कि उस राज्य की सीमा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से लगना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए। जैसे कि मतलब जैसे बिहार का सीमा किस देश से लगता है, दोस्तों बिहार की सीमा अभी जैसे नेपाल से लगता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए उस राज्य के पास। तो दोस्तों के संस्थानों कमेटी ने यही 5 रिकमेंडेशन दिया कि इसी 5 रिकमेंडेशन के आधार पर विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक दोस्तों भारत के करीब 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उनमें दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट में से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, इन 7 राज्यों को दर्जा दिया गया। इसके बाद उत्तर का राज्य जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आएगा दोस्तों तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और 7 का तेलंगाना है उसको भी दोस्तों, यानी टोटल भारत के राज्य और केंद्र शासित मिला टोटल 11 राज्यों को विशेष राज्य का अभी तक दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, इसके राजस्थान हो गया और बिहार, ये सब राज्यों समय समय पर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहता है, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों संस्थानक कमेटी की सिफारिश के आधार पर 11 राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जब यूपीए की सरकार आई, ठीक है, 2004 के बाद, तो यूपीए 2 के कार्यकाल में दोस्तों फिर से विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठना शुरू हुई। खासकर हालांकि बिहार में दोस्तों 2002 के बाद से विशेष राज्य दर्जा मांग शुरू हुई, लालू प्रसाद आने के बाद से, लालू प्रसाद के केंद्र में बिहार में सरकार सत्ता माने के बाद से शुरू किया गया था। लेकिन जब यूपीए 2 की सरकार बनी दोस्तों 2009-10 के आसपास, तो 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने दोस्तों उस समय के जो मतलब आर्थिक विशेषज्ञ थे या आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उसके नेतृत्व में दोस्तों एक कमेटी का गठन किया, ठीक है। कि उसने फिर से कहा कि आप फिर कमेटी गठन किया कि आप फिर से देख लीजिए क्या विशेष राज्य का दर्जा कि मतलब क्राइटेरिया में क्या क्या बदलाव आना चाहिए और मिलना भी चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों रघुराम राजन ने सबसे पहला रिकमेंडेशन ये किया, उसने राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी में उसने सबसे कम विकसित में बांटा, इसके दूसरा कैटेगरी में दोस्तों कम विकसित में, इसके बाद तीसरा में कहा अपेक्षाकृत कम विकसित, ठीक है। तो सबसे कम विकसित दोस्तों उसने 28 राज्यों को शामिल किया, ठीक है, 28 राज्यों को। उसने उसके लिए क्राइटेरिया दिया
कि जिस राज्य की अंक जो है 0.6 से अधिक होगा उसको सबसे कम विकसित में रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे कम, इसके बाद विकसित वाले कम विकसित वाले होगा उसको 0.6 और 0.4 से के बीच में जिसका अंक होगा उसको रखा जाएगा कम विकसित राज्यों में, और अपेक्षाकृत विकसित में जिसका स्कोर जो है 0.4 से कम होगा उसको अपेक्षाकृत कम विकसित के राज्य श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें से दक्षिण के जितने भी राज्य आ गए दोस्तों, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों दोस्तों अपेक्षाकृत यानी साउथ का जो भी राज्य था जो विकसित था दोस्तों उसको अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में रखा गया, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ का राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य, उसको नॉर्थ ईस्ट का मध्य का राज्य हो गया दोस्तों, या उत्तर पश्चिम का राज्य, उसको दोस्तों सबसे कम विकसित वाले राज्यों में रखा गया, ठीक है। यानी इसने जो रघुराम राजन ने दोस्तों विशेष राज्य की श्रेणी का जो दर्जा था उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। उसके स्थान पे एक नया टर्म उसने दिया, स्पेशल पैकेज, ठीक है। यानी विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, राज्यों को स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, ठीक है। उसने यही कहा गया, यानी विशेष राज्य दर्जा को रघुराम राजन ने खारिज कर दिया गया। ये हो गया रघुराम राजन के रिकमेंडेशन हो गया। इसके बाद ये बताना चाहेंगे अगर विशेष राज्य की दर्जा मिल जाता है तो उसका फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बताते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, योजनाएं दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक योजना होता है सेंटर सेक्टर स्कीम, यानी सेंटर सेक्टर, इसका हिंदी हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। यानी सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब होता है दोस्तों जिसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार का ही लगा हो, उसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है। उसको बोला जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम या केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो उसमें पूरी तरह से दोस्तों केंद्र सरकार की उसमें राशि होगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए किसान सम्मान निधि, उसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, पूरा पैसा केंद्र सरकार ही देते है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम। दूसरा होता है दोस्तों केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है दोस्तों, कुछ अंशों की भागीदारी केंद्र सरकार की होती है और कुछ अंशों की भागीदारी राज्य सरकार की होती है। जैसे देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के 60% राशि जो केंद्र सरकार देती है और 40% राशि जो है राज्य सरकार देती है। उसी तरह मनरेगा के लिए देख लीजिए दोस्तों, मनरेगा में दोस्तों 60% पैसा जो है वह केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकार देती है। इसी को बोला है केंद्र प्रायोजित योजना, यानी जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी हो और राज्य सरकार की हिस्सेदारी हो, उसको बोला जाता है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा होता है दोस्तों राज्य प्रायोजित योजना, उसमें सिर्फ राज्य सरकार की अंशदारी होता है, केंद्र सरकार उसमें कोई अपना पैसा नहीं देता है, उसको राज्य प्रायोजित योजना होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों योजना के प्रकार। इसमें अगर किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलेगा, ठीक देख लीजिए। जैसे कि अभी 11 राज्यों को जो विशेष दर्जा मिलता है, कोई भी अगर जैसे केंद्र प्रायोजित योजना आता है तो अन्य राज्यों की हिस्सेदारी, जैसे कि जिसको विशेष का दर्जा नहीं मिला है उसको 40% की अपनी फंड से देना पड़ता है उस स्कीम के लिए। लेकिन अगर विशेष दर्जा मिल जाता है दोस्तों तो कोई भी केंद्र प्रायोजित योजना आता है उसमें 90:10 का रेशियो, यानी 90% राशि उस केंद्र सरकार देती है, मात्र 10% राशि है राज्य सरकार देती है, ठीक है। तो ये फायदा होगा, यानी केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित जो भी योजना आएगा उसमें राज्य सरकार की कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 90:10 का ही रेशियो होता है विशेष राज्य की दर्जा को, अदरवाइज 60:40 होता है, 50:50 होता है, ठीक है। इस प्रकार होता है। तो पहला लाभ तो आपको योजनाओं का स्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा लाभ जो हो जाएगा दोस्तों आपको कारपोरेट टैक्स, उसमें छूट मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी है, इसमें आपको छूट मिलेगा। इसके बाद जीएसटी का जो निर्धारण दोस्तों उसमें आपको मतलब केंद्र से जो योजना है, केंद्र से जो भी आपको मतलब पैसा मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जीएसटी के अंतर्गत मिलने वाला राशि दोस्तों आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, अभी जैसे कि विशेष राज्य को जिसको दर्जा मिला दोस्तों उसको सरकार जो है 90% सब्सिडी को अनुदान देती है। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% केंद्रीय अनुदान मिलता है और 10% जो राशि मिलता है ब्याज के रूप में, 10% पर उसको ब्याज भी नहीं मिल, ब्याज के रूप में जो मतलब ब्याज के रूप में कोई राशि फ्री में मिलता है पैसा, ठीक है। यानी 90% अनुदान मिलता है और 10% एक्स्ट्रा जो राशि मिलता है उस पर उसको विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को ब्याज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। विशेष राज्य के दर्जा अभी जैसे बिहार को नहीं प्राप्त है तो मात्र 70% जो है आपको अनुदान मिलता है, ठीक है। और 30% राशि पर बिहार सरकार को ब्याज देना पड़ता है, ठीक है।
तो ये नुकसान हो रहा है अभी बिहार सरकार को हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लाभ मिलने वाला है, जैसे कि कोई मतलब इंडस्ट्री बिहार में अगर उद्योग लगाने आएगा तो केंद्र के अंतर्गत जो भी टैक्स मिलता है उस टैक्स में दोस्तों उस विशेष राजनीतिक दर्जा में अगर लगाएगा तो उस टैक्स में छूट मिलेगा, वह सारा टैक्स दोस्तों राज्य सरकार को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी, जो भी ड्यूटी लगता है दोस्तों या शराब में, उसके अंतर्गत अधिक मतलब कानून बना अपने तरीका से बना सकता है राज्यों में, ठीक है। ये फायदा हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली यही सब फायदा होने वाला है अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए तो बस हो गया, इतना ही अभी याद रखिए, ठीक है। इतना मतलब 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इतना पॉइंट आप लिख दीजिए तो इससे आपको 22 या 20 मिनट में दोस्तों इससे ज़्यादा पॉइंट आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा थोड़ा सा जानकारी, आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।